मजीद फौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बाइस बनेगी। पाक भारत तनाव पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीकी मीडिया पाक भारत ताल्लुकात के बारे में क्या कह रहा है? और जमीन के बाद अब खला में इंसानों का छोड़ा कचरा साफ करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी महकमा खारजा ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने खत्म करे। महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि वाशिंगटन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास। अमान, ये बताएगा कि अमरीकी वजारत खारजा ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ राब्तों के बारे में क्या कहा है? जी, कल ये रेगुलर ब्रीफिंग थी जिसके अंदर जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के रॉबर्ट पैलाडिनो, उनसे कई हवाले से सवालात किए गए, जिसमें एक सवाल ये था कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया जो अभी रिसेंट पाक भारत कशीदगी की लहर आई उसको डिफ्यूज़ करने के लिए। तो उनका कहना था कि एक लेवल पे उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं पाकिस्तान और भारत में अमेरिका के, उनके ज़रिए और उसके अलावा जो वाशिंगटन में दोनों मुल्कों के जो सफारती मिशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो एम्बेसीज हैं, उनके साथ मुसलसल रब्ता रखा गया और उससे सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में खासी मदद मिली। उसके अलावा उनकी मज़ीद उनका इस बारे में मज़ीद क्या कहना था, आइए पहले तो उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। अमान, मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उस साउंड बाइट की जानिब नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आप हमें ब्रीफली बता सकें, एक समरी दे दें। जी, उसमें उनका कहना यही था कि इसके अलावा कि ये जो सूरत हाल डिफ्यूज़ हुई है, इसके अलावा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमेरिका जो पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट्स हैं यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से, उन पर अमल करते हुए पाकिस्तान जो दहशतगर्द जो वहाँ उनकी पनाहगाहें हैं उनको उनसे छुटकारा हासिल करे और उन तक जो माली वसाइल है उनको पहुँचने में ना पहुँचने दे। सो ये मेरे ख्याल में जो साउंड बाइट हम प्ले करना चाह रहे थे वो भी रेडी हो गई है। सो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रॉबर्ट पैलाडिनो, देखते हैं उनका क्या बयान था कल महकमा खारजा में। जी, रॉबर्ट पैलाडिनो की गुफ्तगू आपने सुनी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सफारतकारी थी ये हनोई में ही शुरू हो गई थी, जहाँ पे सदर ट्रंप और जो शुमाली कोरिया के जो रहनुमा किम जोंग उन है उनके दरमियान जहाँ समिट हो रही थी, और उस हवाले से सुषमा स्वराज जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो NSA हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई, और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उनसे भी गुफ्तगू हुई, जिससे मामलात को डिफ्यूज़ करने में मज़ीद मदद मिली। उनका कहना था कि अमेरिका ने खासा किरदार अदा किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मज़ीद पॉइंटेडली उनसे बात हुई वो जो अभी मुबैना तौर पर पाकिस्तान का जो F-16 का इस्तेमाल था फ़ज़ाई कार्रवाई का, उसके हवाले से थी, जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले का बहुत जायजा लिया जा रहा है और ये जो बायलैटरल कमिटमेंट है इस पर पब्लिक बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये मामला ज़ेर गौर जरूर है। जी सारा। ऑलराइट, अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच अमान फॉर द अपडेट। पुलवामा हमला और उसके बाद पाक भारत खित्ते में पैदा होने वाली अस्करी और सिफारती हलचल को अमेरिका में भी मीडिया ने बहुत तवज्जो दी है। यहाँ के मारूफ अखबारात और नशियाती इदारों ने न सिर्फ पाक भारत खित्ते से आने वाली खबरों को जगह दी, बल्कि सूरत हाल पर बहुत से दिलचस्प तज्ज़िये भी शाया किए, जिनमें बहुत से अहम सवाल उठाए गए। तो आज उन पर भी एक नजर डालते हैं। CNN से शुरू करते हैं। CNN ने एक मजमून शाया किया जिसका उन्वान था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ 2 पॉपुलिस्ट लीडर्स विद पॉलिटिकल एजेंडा, यानी तनाज़ा कश्मीर 2 अवामियत पसंद लीडरों के हाथ में है जिनका अपना अपना सियासी एजेंडा है। तो सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने ये तजिया लिखा और उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात की तारीख बयान करते हुए ये कहा कि ये कहना कि एक गहरा अदम एतमाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खा रहा है उस दुश्मनी की शिद्दत को बयान नहीं कर सकता जो इन्हें सिखाई जा चुकी है। रॉबर्टसन के मुताबिक इमरान खान अवामियत पसंद बयानिए के साथ जीत कर आए, लीडर के किरदार में नए हैं, उन पर भारत के सामने खड़े होने के लिए बहुत दबाव है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद को इस किरदार में साबित कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मुंतखब होने के लिए उन्हें फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान की जानिब सख्त रवैया अपनाना होगा। अमेरिका में एक मकबूल बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने मार्च के अपने पहले इशू के कवर पे ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर शाया की और कवर स्टोरी को उन्वान दिया मोदीज डेंजरस मोमेंट। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि मोदी साहब ने हमेशा खुद को एक दबंग और मजबूत इरादों वाले मिलिट्री लीडर के तौर पर तो पेश किया है जो कि पाकिस्तान से घबराता नहीं, लेकिन इस बात का खतरा अखबार के मुताबिक अपनी जगह मौजूद है कि उनकी जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी जाहिर करने की कोशिश और उन पे सियासी दबाव उन्हें जंग की जानिब धकेल सकते हैं। जरीदे के मुताबिक तवील मुद्दत में इस्तेहकाम का दारोमदार पाकिस्तान पे है, जिसे दहशतगर्द अनासर के लिए अपनी नाकाबिल दिफा हिमायत तर्क करना होगी।
मगर कलील मुद्दत में मोदी जी पे मामलात को खतरनाक सतह तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि कड़े इलेक्शन का सामना उनको है, मुश्किल फैसले भी उन्हें ही करने होंगे। फॉक्स न्यूज की बात करते हैं। फॉक्स न्यूज ने खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस का तज्जिया अपनी वेबसाइट पर शाया किया, जिसका उन्वान है इंडिया पाकिस्तान डी एस्केलेट बट ट्रिगर्स रिमेन। इस तज्जिए के मुताबिक दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म ने उन वजूहात का अजाला नहीं किया जो कशीदगी का असल बाइस हैं, और इसीलिए ऐसा दोबारा भी हो सकता है। तो इस तज्जिए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को इलेक्शन का सामना है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाब की हिदायत देकर हिंदू कौम परस्त वोटरों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने मुज़ाकरात और तफ्तीश का वादा तो किया, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। अब भारतीय मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे इशू को कवर किया है, उसको भी यहाँ बहुत गौर से देखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट में एक ओपिनियन पीस, आफ्टर पुलवामा द इंडियन मीडिया प्रूव्स इट इज द बीजेपी's प्रोपेगेंडा मशीन, ये शाया हुआ और इसमें तनकीद करते हुए कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, जो दो जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ले आया। तो इसमें मुसन्निफीन सुचित्रा विजयन और वसुंधरा ड्रेनन ने लिखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के वाक़यात की भारतीय मीडिया में कवरेज पर उनकी तहकीक जाहिर करती है कि कई रिपोर्ट्स एक दूसरे से इख्तलाफ करती थीं, तासुबाना, इश्तियाल अंगेज और गैर तस्दीक शुदा थीं। लेकिन दूसरी जानिब जिस मामले पर भारतीय मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा, वो कश्मीर में अस्करियत पसंदी के खिलाफ जारी मुहिम है, जिसमें तेजी के नतीजे में सैकड़ों मकामी कारकुन गिरफ्तार और कई आम शहरी हलाक हो चुके हैं। और मुसन्निफीन लिखते हैं कि इससे कश्मीरियों को ताकत के जोर पर खामोश कराने की कोशिशों को तक़वियत मिली है। मुसन्निफीन ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया ने अपनी सहाफती खुद मुख्तारी पे सवालिया निशान लगा दिया है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान के मीडिया पे भी तनकीद की गई, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे थे कि अमेरिकन मीडिया ने इस पूरे इशू को कैसे कवर किया है, कौन से अहम पॉइंट्स लोगों के सामने रखे। और अगर हम एक ट्रेंड देखें तो अमेरिकी मीडिया ने भारत और पाकिस्तान के अस्करी असासों का भी मवाजना किया, कश्मीर इशू पर भी यहाँ पे बात की गई। लेकिन जिस तरह से हालिया वाकयात की जो कवरेज हुई है, अगर उसमें देखें कि क्या थीम्स उभरते हैं, तो अमेरिकी मीडिया में यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से मसला शिद्दत पसंदों का है और भारत में आने वाला इलेक्शन मोदी हुकूमत की हिकमत अमली पे छाया हुआ है। और जो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हुआ वो मुस्तकबिल में दोबारा भी हो सकता है। तो एक कंसर्न भी यहाँ के अमेरिकन मीडिया ने अपने रीडर्स को और अपने व्यूअर्स को कन्वे किया है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी उमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी। कामरान, हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकन मीडिया ने इस सारे इशू को कवर किया है। शिद्दत पसंदी पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मसला है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक क्रैकडाउन भी चल रहा है। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आरिफ अहमद खान, आज उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कड़े इक़दाम ना किए तो FATF की माशी पाबंदियों का सामना भी हो सकता है। जो क्रैकडाउन चल रहा है, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान के बारे में जो इमेज वेस्टर्न मीडिया में पाया जाता है उसको बदल सकेगा? देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है कि जहां पर वो कहते हैं कि वी हैव बीन हियर बिफोर, कि यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले भी माजी में कई मौक़ों पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके लीडरान को जेल में डाला है, लेकिन उसके बाद वो फिर छूट जाते हैं। तो मगरब के अंदर ये तासुर तोड़ने के लिए इससे ज़्यादा और इससे आगे जाना पड़ेगा। अभी ये जो है, जब यहाँ के लोग देखते हैं, खासतौर पे वो लोग जो पाक भारत ताल्लुकात पे गहरी नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ जो हमने पहले भी देखी है, इससे जो है कोई चीज़ साबित नहीं हो रही, तो वो फिर वही बात आ जाती है, डू मोर। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी ओहदेदार और अहलकार हैं वाशिंगटन में, वो ये तासुर अब दे रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ये सामने आती हैं कि दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में अब कोई ऐसी नहीं जिसे रियासत की मदद हासिल हो। ये कितना इत्मीनान बख्श है यहाँ पे वाशिंगटन में तज्ज़ियाकारों के लिए भी और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी? हाँ, इसमें जो राय आमा है पॉलिसी मेकर्स में और DC के अंदर वो बटी हुई है। उसमें ये है कि कुछ लोग अभी भी बहुत ही जिसे कहते हैं वसूख से कहते हैं कि ये ताल्लुकात अभी भी कायम हैं, पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स के ताल्लुकात हैं इन तंजीमों के साथ, जो कि वक्त के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे, यानी खुलेआम। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इस चीज़ की गुंजाइश रखते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात ऐसे जो तब्दील हुए हैं गुज़श्ता 10-15 सालों के अंदर, उसकी वजह से ये तंजीमें एक तरह से खुद मुख्तार हो गई हैं। लेकिन एंड पे मामला यही है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इनको जो है खुला क्यों छोड़ा हुआ है, वो उनके ऊपर जो है ना मजीद कार्रवाई कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा।
اچھا، اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے نام بھارت کی جانب سے دیے گئے ڈوزیے میں شامل تھے. کتنا بڑا اقدام ہے یہ آپ کی نظر میں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا میں کم از کم جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کوششیں کی ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، مذاکرات کی بات کی، تفتیش کا وعدہ کیا، ان کو پازیٹیولی یہاں پہ بھی پریزنٹ کیا گیا ہے. جی دیکھیں، یہاں پر اس دفعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بالا کوٹ کا، اس کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ایک نیا ڈائمنشن ہمیں دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھارت کی جانب بھی نگاہ گئی ہے. ماضی میں صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا تھا، وہ دباؤ ابھی بھی بدستور ہے، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب نگاہ گئی ہے. وزیر اعظم مودی جو ہیں ان کے جو الیکٹورل کیلکولس ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر مجموعی طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی رپورٹ میں کہ نیو یارک ٹائمز نے پاک بھارت جو ملٹری بیلنس ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے. تو پاکستان کی جانب سے یہ اقدام کہ جن کے نام بھارت نے ڈوزیے میں دیے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، ان سے بھی تفتیش کی جائے، یہ پاک بھارت تعلقات کے لیے کتنا اہم ہوگا اور اس سے پاکستان کی کیا پوزیشن نظر آتی ہے باہر کی دنیا کو؟ دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ اگر وہ ڈوسیے میں جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں اگر ان کو پاکستان پکڑتا ہے تو ڈی ایسکلیشن تو ہوتی ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ بعد میں چھوٹ جائیں گے؟ کیا یہ وقتی طور پہ پاکستان جو ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو واشنگٹن کے اندر اینالسٹ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان کے اوپر ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہوگی، کیا یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی مطلب گڈ فرسٹ اسٹیپ، لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ آنا باقی ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا اور ہم نے بتایا بھی کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کے بارے میں بار بار یہی کہا گیا کہ وہ الیکشن کی وجہ سے اتنا سخت موقف اپنا رہے ہیں. تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساکھ کو کیا پھر یہاں پہ ویسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ کیونکہ سراہا تو نہیں گیا ان کے اقدامات کو، لیکن کوئی بہت ہیوی کرٹیسزم یہ نہیں تھا کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ون تھنگ از مودی صاحب کی اپنی ساکھ، نمبر 2 جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کشمیر کا ذکر تو ہوا ہے، لیکن کیا بھارت اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا؟ کیا معاملات اور کیا ان کے بارے میں ڈسکشن کی جو نوعیت ہے وہ اس مقام پہ آ گئی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی جانب سے غیر مقبولی کارروائی ہوتی ہے ایسی کلدن تنظیموں کے اوپر تو اس کے بعد پھر بال جو ہے وہ انڈیا کے کورٹ میں آ جاتی ہے. لیکن جب تک پاکستان جو ہے کوئی مثبت یا ٹھوس اقدام نہیں کرے گا تو وہ نیڈل موو کرنا اور کہنا کہ اچھا یار ہم نے اپنی جانب سے ہم نے کر دیا ہے، اب آپ بھارت سے بھی کہیں کہ وہ اپنے جو اقدامات ہیں کشمیر کے اندر ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکوینسنگ کا ایشو ہے. لیکن کامران یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے، ایک ایسا سٹینڈ جس کو پاکستان تو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر بھارت کی صرف اپنی پالیسی اپنی ایک ریاست کے اندر ایک متنازع علاقے کے اندر دیکھی جائے تو کیا اس کو پاکستان کی ٹیررزم کے خلاف کوششوں سے ٹائی کرنا درست ہے؟ دیکھیں، درست ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اندرونی معاملہ ہے، یہ ایک انڈیجنس جو ہے انریسٹ ہے، جو لوگ وہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں ان کا کلدم تنظیموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بے شمار تعداد میں لوگ ہیں، وہ پورے ریاست کے اندر ہیں. بلکہ آج کوئی جو ہے روئٹرز کی خبر ہے کہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ ڈائنامک ہے. لیکن پاکستان جو کلدن تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے وہ بدستور کارروائی کرتی ہیں، اور پھر وہ اس فریڈم سٹرگل کو وہ جہادی جو ہے اپنا ایک اینگل مل جاتا ہے اور اس سے وہ بھی منفی طور پہ متاثر ہوتے ہیں، وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. آلرائٹ، کامران بخاری بین الاقوامی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ صرف ایک کلک کے ساتھ بآسانی ملے گی. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف لڑائی میں عراقی اور کرد اہلکاروں نے سینکڑوں ایسے بچوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا ہے جن پر داعش سے تعلق کا شبہ تھا. ادارے کی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جن پر شدت پسند تنظیم داعش سے تعلق کا الزام تھا انہیں حراست میں رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انتہا پسند سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کے کسی ثبوت کے بغیر ان پہ مقدمات بھی چلائے گئے. ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2018 کے اختتام پر عراق اور کردستان کی مقامی حکومت نے داعش سے تعاون کے شبے میں تقریباً 1500 بچوں کو حراست میں رکھا ہوا تھا. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک انصاف نہیں ہے. تو
तो इस वक्त दाइश के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई इराक की सरहद के करीब शाम में जारी है। बागूस के इलाके में हमारी साथी हेदर मर्डॉक उस इलाके से रिपोर्टिंग करती रही हैं और इस वक्त इराक से हमारे साथ हैं। हेदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इराक। सो यू वर रिपोर्टिंग फ्रॉम बागूस. It's being claimed as the last stronghold of ISIS in Syria. What did you see there? Well, before the final assault began at the beginning of this week, thousands of people were coming out of the very, very small war zone, sometimes more than 1,000 a day. And the people were coming out while it is assumed and largely known that they are mostly related to ISIS. They were often in a very bad condition. Some people were near death, some people died. A lot of people were injured, but also, interestingly enough, a lot of people came out of the war zone declaring their fidelity and their support for an ISIS victory, which is very unusual in these cases. सो हैदर मर्डॉक ने हमें बताया कि बागूस के इलाके में, जिसको आखिरी जहाँ पे इस वक्त कहने की हतमी लड़ाई जारी है दाइश के जंगजुओं के खिलाफ, वहाँ से उन्होंने हज़ारों लोगों को इलाका छोड़ते हुए देखा और वो कह रही हैं कि ज़्यादातर जिन्होंने इलाका छोड़ा वो लोग थे जिनका दाइश, जिद्द पसंद तंजीम दाइश के साथ किसी न किसी ना ताल्लुक है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक हैरान कुन बात ये थी कि बहुत से लोग जिन्होंने इलाका छोड़ा वो दाइश के साथ ही वफादारी के नारे भी लगा रहे थे। सो हैदर, अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव लेफ्ट दिस एरिया आर राइट नाउ बीइंग केप्ट इन कैंप्स इनसाइड Syria. And those camps include people who fled this area to save themselves from the fighting, but there are also people who were related to ISIS members. What kind of conditions are people living in those camps, and are former members of ISIS or their relatives facing any additional backlash or difficulties? Well, since December 4th last year, there's been more than 50,000 people coming out of that tiny little war zone, and they are and this is the count from the camps themselves. And the kind of conditions they are in, especially now as the camps are filling and they're lacking resources, are getting harder and harder, where people coming recently and in future, because there's still people coming, they're lacking tents, they're lacking tarps to cover the tents from the rain, they're short of food, they're short of sanitary supplies. And these families, while it is believed that most of them, if not almost all of them, are somehow related to ISIS, like an uncle or cousin, I mean, you will see almost entirely female heads of households, which means husbands are either detained or lost in the fight. These people are not being considered in any way criminal. Those women that were involved in the fight, the declared jihadis, are arrested. But these families are considered just that, families. In the future, though, we do expect backlash socially if they try to move outside, when they try to move outside. All right. So हैदर ने बताया कि कम से कम 50,000 लोग हैं इस वक्त जो इन कैंपों में रह रहे हैं, और कैंप्स के हालात बहुत मुश्किल हैं क्योंकि वहाँ पे खाने को नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, और उसके अलावा जो सैनिटरी सप्लाईज हैं उनकी भी बहुत शदीद कमी है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो है ख़वातीन और बच्चे हैं, तो फिलहाल तो उनको क्रिमिनल्स के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अगरचे उनका ताल्लुक आइसिस के फाइटर से था, आइसिस के जो फाइटर्स हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं बहुत सारे, लेकिन वो ये कहती हैं हैदर कि आने वाले वक्त में मुश्किल पेश आ सकती है उन फैमिलीज को, उन खवातीन और बच्चों को जिनका ताल्लुक दाइश के जंगजुओं से था। फिलहाल बहरहाल वो इन कैंपों में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हैदर मर्डॉक, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपडेट फ्रॉम इराक। प्लीज स्टे सेफ।